नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फेज इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम का सेकंड चैप्टर सेकंड लेक्चर में क्या है। तो यहाँ बात करेंगे हम गिब्स फेज रूल। 1876 में गिब्स ने सुझाव दिया कि किसी भी तंत्र में स्वतंत्रता की कोटि और घटकों की संख्या और प्रवस्था को एक निश्चित सूत्र में बांधा जा सकता है। मानी एक ये उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप की, उसे कहते हैं गिब्स द्वारा, गिब्स इक्वेशन भी कहते हैं या गिब्स फेज इक्वेशन, गिब्स का प्रवस्था नियम कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया इन्होंने एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। एफ स्वतंत्रता की कोटि होगी, सी घटकों की संख्या, पी प्रवस्थाओं की संख्या। इस डेरिवेशन को कैसे हम डेवलप करते हैं कि मान लीजिए किसी तंत्र में प्रवस्थाओं की संख्या पी है और घटक की संख्या सी है। किसी भी तंत्र की अवस्था ताप और दाब पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्रवस्था का संगठन परिभाषित करने के लिए सी इक्वल टू 1 माने हम। अवयवों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। पी प्रवस्थाओं के साथ कुल सांद्रता चारांक माने कि ताप दाब को मिलाकर कुल कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसलिए पी सी माइनस 1 प्लस 2। तो इन चारांकों से संबंधित समीकरण उष्मागतिकी पर निर्भर करता है। तो उष्मागतिकी के अनुसार किसी भी साम्यावस्था पर विभिन्न प्रवस्थाओं को उपस्थित सभी संभव जब तक सभी में किसी अवयव की मोलर ऊर्जा ही समान हो। एक प्रवस्था में किसी भी अवयव की मोलर ऊर्जा ताप दाब ताप और सांद्रता के चारांकों पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक अवयव के लिए P-1 समीकरण उपलब्ध होगा। सी अवयवों को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो स्वतंत्रता की कोटि को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। F इक्वल टू उन चारांकों की कुल संख्या जिन्हें बताना आवश्यक हो माइनस उपलब्ध समीकरण की कुल संख्या। तो चारांकों की संख्या F इक्वल टू P C माइनस 1 प्लस 2 माइनस C P माइनस 1। गिब्स का इसे कहते हैं फेज रूल, प्रवस्था नियम। तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 अर्थात P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2। तो P फेज हो गई, C डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई और C कंपोनेंट्स की संख्या हो गई। प्रत्येक प्रवस्था में प्रत्येक अवयव विद्यमान होता है, लेकिन वस्तुतः सदैव ऐसा नहीं होता है। पर उन स्थितियों में भी उपरोक्त समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम H2O सिस्टम के बारे में। माने इसमें C इक्वल टू 1 है। इस तंत्र में एक घटक है, इसे ही स्वतंत्रता की कोटि निम्न प्रकार होगी। F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 गिब्स प्रवस्था नियम के अकॉर्डिंग। C इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1, तो F इक्वल टू क्या होगी? 1 माइनस 1 प्लस 2 मानी 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 हो गई। अतः इस समीकरण में दो चारांक होंगे, ताप और दाब। इस तंत्र में तीन संभावित प्रवस्थाएं होती है, ठोस द्रव और गैस, यानी कि ठोस मानी बर्फ, द्रव मानी जल और जल मीन्स वाष्प। इसको निम्न साम्य द्वारा संभव है। दो प्रवस्था साम्य ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव में, ठोस गैस में और द्रव गैस में। तीन प्रवस्था साम्य द्रव साम्य है। अतः प्रत्येक साम्य में दो प्रवस्थाएं हमारे को देखने को हमेशा मिलती है। ये हमारा इसका फेज डायग्राम हो गया। इस वन कंपोनेंट सिस्टम में जो H2O सिस्टम है, इन सभी में फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फेज डायग्राम का मतलब ये हो गया कि इस स्टेट पे ये तो हमारा हो गया। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं एक ही वाष्प दाब वक्र, यानी कि अब द्रव और जल साम्य में है इस स्टेज पे। फिर यहाँ पर ऊर्ध्वपातन वक्र, ऊर्ध्वपातन वक्र का मतलब हो गया जल और ठोस साम्य में। फिर हो गया गलन वक्र, द्रव और जल, ठोस और जल साम्य में। इस तरह से हम इसको देखिए तो ये बिंदु जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। इस बिंदु पर यहां पर होगा हिमांक 0 डिग्री, क्लोथरांक 100 डिग्री और 374 क्रांतिक ताप। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो 374 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इधर देखेंगे हम तो प्रेशर लेंगे इधर, यानी इधर दाब लिया है, इधर हमने क्या लिया? ताप लिया है। प्रेशर लेंगे 4.58 एटीएम, 1 एटीएम और 218 क्रांतिक दाब। तो क्रांतिक दाब तो यहाँ पर होगा 218 और क्रांतिक ताप होगा 374 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो वक्र बनेंगे ये दोनों साम्य में है, ये आपस में साम्य में होंगे और ये आपस में साम्य में होंगे। और इन तीनों वक्रों का नाम भी दिया जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन वक्र माने सब्लिमेशन कर्व, ये वाष्पन वेपर प्रेशर कर्व, और इसका नाम देंगे गलन डिफ्यूजन कर्व। तो ये अलग अलग कर्व के द्वारा इस डायग्राम को हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये वाटर सिस्टम क्या करना चाहता है, वाटर फेज डायग्राम क्या कर रहा है कि कुल 3 भाग होते हैं इसके। एक तो होता है एरिया, एक होता है कर्व और एक होता है ट्रिपल पॉइंट। देखो ये एरिया हो गया, ये इसके वक्र हो गए और ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। तो ट्रिपल पॉइंट की जैसी बात की जाती है, सबसे पहले एरिया। उपरोक्त समीकरण में 3 क्षेत्र दिखाए गए जिसको ए ओ बी, ए ओ और बी ये वाला, दूसरा बी ओ सी और तीसरा सी ओ या ए ओ सी। तो देखिए 3 क्षेत्र हो गए, तो इसको बोलते हैं जलवाष्पन, इसको द्रव जल, ठोस बर्फ। स्वतंत्रता कोटि यहां निकालनी है तो F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो 1 इसकी कंपोनेंट्स हो गया, फेज होगी 1 प्लस 2 यानी 2 आ गई। इस वाले में निकालेंगे तो F 1 माइनस 1 वापस 2 आ गई, वापस 2 आ गई। ये 2 आ रही है, 2 का ये बाइवेलेंट सिस्टम है। इन सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता कोटि का मान 2 है। इन क्षेत्रों में तंत्र द्विवचर बाइवेलेंट है, अतः इन क्षेत्रों में किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें ताप और दाब को बताना जरूरी होगा। अगर हम ताप और दाब को नहीं बताएंगे तो ये मतलब सिस्टम हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया है कि आप कितनी चीजों के द्वारा किसी भी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती तो 3 चीजों द्वारा ये सिस्टम डिफाइन होता। क्योंकि ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, इसलिए इसमें डिफाइन करने के लिए आपको क्या है कि एक मतलब 2 चीजों की आवश्यकता होती है, और 2 चीजें कौन कौन सी होगी, एक ताप हो गया और एक दाब हो गया। अब कर्व देखिए इसके, ओ ए कर्व देख लीजिए आप, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी। 3 कर्व, तीनों के नाम दे रखे हैं इसमें। तो ये 3 कर्व का मतलब हो गया कि ये तो हो गया जल और वाष्प साम्य में यहाँ पर, तो इसको वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। यहाँ पर बर्फ और वाष्प साम्य में, इसमें सब्लिमेशन कर्व। यहाँ पर क्या होते हैं, बर्फ और द्रव साम्य, इसको फ्यूजन कर्व। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे वापस हमें, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 1, मानी सिंगल है, यूनिवलेंट है, इसमें भी 1 आएगी, इसमें भी 1 आएगी। अर्थात इस कर्व को डिफाइन करने के लिए हमें एक ही चीज की आवश्यकता होती है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जो बीच का ऐसा बिंदु है जिसमें तीनों अवस्था इस समय में देखने को मिलती है, इस बिंदु को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे हम, तो देखिए C माइनस पी, 1 माइनस 3, 3 फेज है, प्लस 2 तो 0, अर्थात नॉन वेरिएंट सिस्टम है। ट्रिपल पॉइंट हमारा क्या है, नॉन वेरिएंट सिस्टम है। अतः हम कह सकते हैं त्रिबिंदु पर तंत्र अचर है, क्योंकि इस बिंदु को ताप और दाब स्थिर है, इसलिए डिफाइन करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। अब बिंदु ओ की बात कर रहे हैं, जैसे बर्फ है, जल है और वाष्प, तीनों समय में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0। इन तीनों प्रवस्थाएं केवल ताप दाब पर साम्य में रह सकती है, अर्थात इस साम्य में किसी भी चरांक का स्वेच्छा से नियत नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता। तो ट्रिपल पॉइंट किसी भी सिस्टम में हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली तीनों फेज के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। अतः ये अचरीय तंत्र है, माने कि इसमें नॉन वेरिएंट सिस्टम इसको माना गया है। उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के अलावा इस तंत्र में एक और वक्र पाया जाता है जिसे हम मित स्थायी, मेटा स्टेबल वक्र भी कहते हैं। मित स्थायी को डिफाइन कैसे करेंगे, ओए के पीछे की को ए तक बढ़ाया जाता है। ओ ए को पीछे देखिए वापस डायग्राम में आप, ओ ए को पीछे तक, ए तक, ये वाला, इसको इस तरह यहां तक बढ़ा दिया हमने, इसको थोड़ा यूं बढ़ा दिया, ये होता है मेटास्टेबल। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि देखिए इस सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इस डायग्राम के द्वारा हम इस मेटास्टेबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटास्टेबल को डिफाइन करने के लिए हमें इस चीज को देखना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल ली। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद में, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद में त्रिबिंदु हो गया मेटास्टेबल। तो यदि वक्र ओ ए से पीछे की ओर ए तक बढ़ाया जाता है तो वक्र ओ ए डेश प्राप्त होता है, जो कि तंत्र के मित स्थायी साम्य मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि मित स्थायी साम्य क्या होता है, मतलब मित स्थायी साम्य मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे किसको, जब भी हम बात करें कि H2O सॉलिड और H2O लिक्विड साम्य में हो, माने कि सॉलिड और लिक्विड जब भी साम्य में होगा तो इस तरह का जो कर्व को हम बढ़ा करके जो साम्य निकालेंगे उसको बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि तंत्र एक एटीएम ताप पर भी ताप पर हो तो उसका ताप ही होगा, चाहे साम्य स्थापित हो तो बर्फ आंशिक रूप से पिघल जाएगी और आंशिक रूप से जल हिमकृत हो जाएगा, कुछ तो बर्फ पिघल जाएगी और कुछ जो
पानी है वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया सत्य कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। अब यदि जल को धीरे धीरे ठंडा करे तो बर्फ को दृष्टिगोचर होते बिना जल को ठंडा करते जाएंगे और इसी तरह बर्फ को पिघलाते जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता है। बर्फ और जल में जो साम्य होता है वो सही साम्य नहीं होता है, क्योंकि जल को ठंडा करने करके जो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बर्फ को पिघला कर प्राप्त कर सकना मुश्किल है। अर्थात इसको बोलते हैं मित स्थायी। मित स्थायी बोलते हैं कि ये हमें ऐसा संभव नहीं होता, ऐसे समय एक दिशा में प्राप्त हो सकता है लेकिन दूसरी दिशा में हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो मित स्थायी साम्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कम दाब पर ठंडा करते हुए बढ़ाते हुए ठंडा किया जाता है, जिसे OA और OB ऊपर है। अर्थात सामान्य प्रवस्था में उसी ताप पर मित स्थायी साम्य के दाब का मान उच्च होता है। OA वक्र का ऊपर होना यह दर्शाता है कि त्रिक बिंदु के नीचे ताप का मित स्थायी साम्य जल का वाष्प दाब ऊर्ध्वपातन दाब के उच्चतर है। अब ताप दाब में परिवर्तन कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सचेंज। जब हम एक्स और एक्स डैश रेखा को देखिए, मानी कि उस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, यदि जल वाष्प में नियत दाब पर ठंडा किया जाए तो जल वाष्प एक्स डैश से क्षणिक पहले से ठंडी होने लगती है। तंत्र में ये एक प्रवस्था रहती है, अर्थात तंत्र समागी है। समागी एक ही कंपोनेंट्स है। तो एक्स डैश तक ताप पहुंचाने में जल वाष्प को अत्यधिक मात्रा में हिम में परिवर्तित करना पड़ता है, अतः ताप स्थिर होता है। अतः हम यहां तक रहता है, तब संपूर्ण वाष्प हिम में परिवर्तित नहीं हो जाती। इन्हीं परिस्थितियों में हिमताप होता है और आगे जाकर के एक्स एक्स रेखा के सहारे एक्स डैश बिंदु में हिम का ऊर्ध्वपातन प्रारंभ हो जाता है। अतः ऊर्ध्वपातन पूरा नहीं होता, उससे पहले वापस क्या शुरू हो जाता है, अतः तब तक ताप स्थिर हो जाता है। अतः एक्स एक्स डैश के सहारे हम शीतलन करें तो वाई डैश से क्षणिक पहले तक शीतलन सनेसने होता है। वाई डैश तक वाष्प की पहली अत्यंत मात्रा द्रवित हो जाती है। जब तक द्रवीकरण पूरा नहीं हो जाता तब तक ताप स्थिर रहता है। इन परिस्थितियों को वर्षा मतलब इस ठंडा जल का ठंडा होना, एक तरफ जल को हम ठंडा करते जा रहे हैं, एक जल को गर्म करते जा रहे हैं। यदि बर्फ का घनताप जेड डैश के सारे निश्चित दाब तक बढ़ाए जाए तो जेड डैश से क्षणिक पहले तक बर्फ सन्निकटन गर्म होगा, जेड डैश पर उसका गलन प्रारंभ हो जाए और बर्फ के पूर्ण गलन पर ताप स्थिर रहता है। इसके बाद जल का ताप जेड और जेड डैश के सारे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे पास था कि सिंगल कंपोनेंट सिस्टम यानी कि जल तंत्र को हम इस द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।